गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास हमने बात किया था लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होगा। चलिए उस पर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया था क्या कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा लैम्डा होता है वो कितना होता है, वो होता है h डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी का होल पावर हाफ। और यही हाफ को तो आप अंडर रूट भी लिख देते हो और क्या हो जाएगा h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ of alpha particle to proton if ratio of their kinetic energy is 1:4। तो ये क्या हो जाएगा, वेव लेंथ ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई वेव लेंथ ऑफ प्रोटॉन, दिस इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ अल्फ़ा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई प्रोटॉन के लिए h बाई अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये h कैंसिल, अब क्या बचेगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ अल्फ़ा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा, दोनों रूट में है तो होल पावर हमने हाफ कर दिया, 2 कैंसिल। नाउ सिंस हमें पता है कि जो हमारा मास ऑफ अल्फ़ा होता है ये 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन, पहला। और दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू 1/4। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ अल्फ़ा का जगह क्या लिखोगे, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 4/1, यानी ये हो जाएगा 1/4। ये मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो गया, 4 ये कैंसिल हो गया, आंसर आएगा रेशियो 1:1। क्लियर। चलिए तो ये हमारा बात हो गया था व्हाट इज़ माय फार्मूला ऑफ लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि व्हाट इज़ माय लैम्डा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। लैम्डा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको पता है कि जो हमारा एनर्जी का वैल्यू होता है वो होता है Q, मतलब चार्ज इनटू वोल्टेज। और आपको पता है कि जब इसमें एनर्जी की कोई बात नहीं की गई है तो आपको इसे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि चार्ज मूव करेगा ना, और अगर हम Q को मानते हैं इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा EV। अब ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर H डिवाइडेड बाई √2 इंटू M इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करो। अगर सिस्टम का चार्ज Q है तो हमारा लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा H डिवाइडेड बाई √2 इंटू M इंटू Q इंटू V। और अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर H डिवाइडेड बाई √2mE इंटू V। अब आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि उसने किसी पार्टिकल्स के बारे में बात किया है या उसने किसी मैटर या सब्सटेंस के बारे में बात किया। अगर वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया है तो आप क्या ले लोगे, लैम्डा इज इक्वल टू H बाई √2m E इंटू वी। और अगर कोई अदर सब्सटेंस का इसका चार्ज Q है तो क्या होगा, लैम्डा इजकल टू H बाई √2m इंटू क्यू वी। ठीक है, चलिए अब देखो जो ये हमारा QV है ये तो आपको एज़ यूजुअल सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन 99% आपको ये वाला फार्मूला यूज़ में आएगा। तो हम बार बार इतना वैल्यू नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सब्सटेंस ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो M हमारा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और हमारा E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। Me का वैल्यू यहाँ रखो, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ रखो। सॉल्व करने पर आपको क्या आएगा, जब पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई वोल्टेज का अंडर रूट, और ये मेरा वैल्यू आ जाएगा एंगस्ट्रॉन में। और यहाँ पर आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पुट करना है जो आपको पता है। जब आप पूरा पुट करके देखोगे तो आपको ये आ जाएगा। तो देखो ये हमने इसको सिंप्लीफाई क्यों किया, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्योंकि अगर आप अगर आप इसमें बार बार जाओगे वैल्यू पुट करने H का, M का, E का, V का, तो आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाएगा और हमें एग्ज़ाम में टाइम को बचाना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने को कि कैलकुलेट the ratio of de Broglie wavelength of alpha particle to proton when accelerated through some potential difference from rest। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमें दो दिया गया, एक पूछा गया है वेव लेंथ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, दूसरा पूछा गया है वेव लेंथ ऑफ प्रोटॉन। ये कितना हो जाएगा H डिवाइडेड बाई, हमें दिया गया है वोल्टेज, यानी हमें यूज़ करना पड़ेगा फार्मूला वोल्टेज वाला, 2 इंटू मास ऑफ अल्फ़ा, चार्ज ऑफ अल्फ़ा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई H, फिर डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन
चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू वोल्टेज। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फ़ा, चार्ज ऑफ अल्फ़ा का होल पावर हाफ। अब आपको पता है कि मास ऑफ अल्फ़ा जो होता है, लास्ट क्वेश्चन में कराए थे कि जो मास ऑफ अल्फ़ा होता है वो क्या होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और जो चार्ज ऑफ अल्फ़ा होता है ये होता है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ अल्फ़ा होता है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब ये दोनों का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फ़ा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फ़ा 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन का ये होल वैल्यू हो जाएगा हाफ। मास ऑफ प्रोटॉन मास क्यूपी ये आपको आ जाएगा 1/√8। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है, कैलकुलेट de Broglie wavelength calculate de Broglie wavelength of an electron, calculate de Broglie wavelength of an electron which is accelerated from rest through a potential difference of 1.5 वोल्टेज। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो अगर आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, लैम्डा बराबर h डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, ये बहुत ही टफ कैलकुलेशन हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको शॉर्ट में दिखाया था कि लैम्डा बराबर 150/√v। ये सॉल्व करो और जो भी आपका वेवलेंथ का यूनिट आएगा वो आएगा एंगस्ट्रॉन में। कितना सिंपल, देखो सॉल्व करो इसे कितना हो जाएगा 150, और वोल्टेज कितना आ गया 1.5। इसको सीधे सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा आपको 1.0 मतलब ये आ गया 10 एंगस्ट्रॉन। विद इन 30 सेकेंड्स यू सॉल्व दिस। लेकिन अगर आप ये फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। आप एच का वैल्यू पुट करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर पोटेंशियल, फिर 2 से फिर स्क्वायर रूट निकालोगे, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने Heisenberg's uncertainty principle. My next topic is Heisenberg uncertainty principle। ये क्या होती है? इन्होंने क्या बोला था कि according to him it is impossible to determine exact position and momentum
of electron around the nucleus of electron around the nucleus simultaneously around the nucleus simultaneously with equal accuracy with equal accuracy। मतलब क्या बोला गया है कि कोई भी अगर एक सब्सटेंस मूव कर रहा है तो एक ही टाइम पर आप उसका पोजीशन एंड मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। क्यों? जब आपके बॉडी मोशन में है तो उसका पोजीशन तो फिक्स कभी होगा नहीं, और जब मोशन में है तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो दोनों आप कैसे पता कर सकते हो? अगर आपको पोजीशन पता करना है तो बॉडी को कहीं एक जगह फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन आपके तो बॉडी क्या है, मोशन में है, दो फिक्स नहीं है। तो आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम। इसका मैथमेटिकल क्या था रिलेशन? डेल एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन, डेल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू h बाई 4 पाई, जहाँ h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई भी आपको पता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम डेल एक्स को क्या बोलेंगे बेटा? डेल एक्स क्या है? डेल एक्स हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल एक्स क्या है बेटा? आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल एक्स हो गया आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और जो आपका डेल पी हो गया ये क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर है? अब देखिए आपको पता है कि जो आप मोमेंटम लिखते हो ये बेटा मास इनटू वेलोसिटी भी होता है। ये आपको मास इनटू वेलोसिटी भी होता है। तो अगर हम यहाँ पर डेल लगा दें तो हम यहाँ पर भी डेल लगा दें, लेकिन आप क्लास 8-9 में पढ़ते हो कि मास किसी भी बॉडी का फिक्स होता है, मास को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम मास के आगे डेल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी के आगे हम डेल लगा सकते हैं। तो मेरा क्या आ गया? मेरा आ गया डेल पी इज़ इक्वल टू एम डेल वी। तो अब हम ये डेल पी का वैल्यू अगर मैं इस क्वेश्चन में पुट कर दूँ तो मेरा क्या आएगा? हमारा आ जाएगा डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 4 पाई। डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू h बाई 4 पाई। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जेई एंड नीट लेवल का करा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपने इसमें डेल एक्स का वैल्यू अगर आपने ज़ीरो रख दिया तो हमारा डेल वी का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है समथिंग बाई ज़ीरो इन्फिनिटी होता है, और अगर आप डेल वी का वैल्यू ज़ीरो रख देते हो तो हमारा डेल एक्स का वैल्यू हो जाएगा समथिंग इन्फिनिटी। वो समझ में आया? चलिए अब इसी बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। इस बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। एक बार आप इसको पूरा गो थ्रू कर लीजिए। फटाफट मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
चलिए आपने देख लिया। चलिए अब हम सब कुछ क्वेश्चंस कराता है कि आपको इस पर कॉन्फिडेंस मिले कैसे बोर्ड एंड जेई का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है क्वेश्चन कि a microscopic using suitable photon a microscopic using suitable photon is employed to locate an electron in an atom with a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? चलिए हमें दिया गया है कि डिस्टेंस वाला 0.1 एंगस्ट्रॉन में होगा, यानी जो डेल एक्स दिया गया है वो हमें दिया गया है 0.1 एंगस्ट्रॉन। लेकिन हाइजेनबर्ग में जब भी हम डिस्टेंस लेंगे यह हमेशा मीटर में हो जाएगा, तो क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉन में अगर हम 10 का पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ओवरऑल कितना हो जाएगा, 10 का पावर -11 मीटर। ये मुझे डेल एक्स मिल गया। हमें डेल वी का वैल्यू निकालना है। चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी। जब सॉल्व करेंगे तो हम इक्वल टू पुट करेंगे h डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। आपका डेल एक्स आ गया है 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ किसका पूछा गया है, फोटोन इलेक्ट्रॉन का। तो मास कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻34 बाई 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। यहाँ से आप सॉल्व करोगे और डेल वी का आंसर निकालोगे। जो भी आंसर निकलेगा वो होगा मीटर पर सेकेंड। चलिए इसमें आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए बेटा, कि जो भी आप डेल एक्स का यूनिट लोगे वो हमेशा मीटर में, जो भी आप डेल वी का यूनिट पुट करोगे वो हमेशा आप मीटर पर सेकंड में ही पुट करोगे, और जो भी आप मास का लोगे वैल्यू वो हमेशा केजी में ही लेना है। ऑलवेज, नहीं तो आपके एग्ज़ाम में आंसर मैच नहीं करेंगे। तो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। मैथमेटिकल पार्ट है, ये आपको आता है, इसीलिए ये वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्या बोला गया है कि ए golf ball has a mass of 45 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy,
if the speed can be measured within accuracy of 2%, calculate uncertainty in position. Calculate uncertainty in position. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में क्या होता है? चलिए, सबसे पहले हमें मास दिया गया है 45 ग्राम। ये तो गलत है क्योंकि हमने क्या बोला था, मास हमेशा किस में लो, केजी में। तो 45 को मल्टीप्लाई करो 10 का पावर -3 तो मास केजी है, पहला काम हो गया। हमें स्पीड दिया गया है v का वैल्यू 45 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्यूरेसी दिया गया है 2% का। तो मेरा डेल वी कितना हो जाएगा, 45 इंटू 2%, मतलब कितना हो जाएगा ये 45 इंटू 2/100, जो सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ डेल एक्स। हमें डेल एक्स का वैल्यू निकालना है क्योंकि बोला है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। आप फार्मूला यूज़ करो, डेल एक्स डॉट एम डेल वी इज इक्वल टू h/4 डेल एक्स हमें निकालना है। m हो जाएगा कितना, 45 इंटू 10⁻³ डेल वी कितना हो जाएगा 0.9 बराबर h कितना होगा 6.63 इंटू 10⁻34 4 और पाई कितना हो जाएगा 22/7। यहाँ से आप सॉल्व करके आप डेल एक्स का वैल्यू जो निकालेंगे वो आपका मीटर में आएगा। क्लियर? मैथमेटिकल पार्ट है, आप इसको सॉल्व खुद करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन जो हमारे जेई में भी आ चुका है, जेई में भी आया था और ये एम्स में भी आ चुका है। नीट पे तो नहीं आया, एम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ अनसर्टेनिटी in position, if uncertainty in position and momentum are equal, if uncertainty in position and momentum are equal, then calculate uncertainty in the velocity. चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल एक्स इज़ इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल पी, ये हमें दिया गया है। फिर हमसे पूछा गया है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगा। हम फार्मूला यूज़ करते हैं डेल एक्स इंटू डेल पी इज़ इक्वल टू h/4, लेकिन ये दोनों बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि डेल पी इंटू डेल पी इज़ इक्वल टू h/4। डेल पी इंटू डेल पी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल पी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू h/4। अब डेल पी क्या हो जाएगा, मास स्क्वायर इंटू डेल वी का होल स्क्वायर बराबर h/4। हमें डेल वी निकालना है तो डेल वी कितना हो जाएगा 1/m² h/4 का अंडर रूट, यानी ये हो जाएगा 1/2m बाहर हो जाएगा अंडर रूट h/π। इसको हम बोलेंगे डेल वी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं डेल वी। तो डेल वी बराबर क्या आ गया मेरा 1/2m अंडर रूट h/2π। तो ये हमारा हो गया क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। क्लियर? ओके।